गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएससी आईएएस करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं 2 सितंबर 2023 की, उन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट न्यूज़, एक साथ चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया। केंद्र सरकार ने एक साथ एक चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की पड़ताल करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एक साथ चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराया जाएगा। ऐसा करने से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए मतदान कर सकेंगे। वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। हालांकि 1968 और 1969 की कुछ विधानसभाओं तथा 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत संबंध में कई प्रमुख सिफारिशें। एक साथ एक चुनाव आयोजित करने का विचार 1983 में चुनाव आयोग ने प्रस्तावित किया था। वर्ष 1999 की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में शासन व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था। संसद की स्थायी समिति 2015 और नीति आयोग 2016 ने सुझाव दिए थे कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क, एक साथ चुनाव के विपक्ष में तर्क। बार एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बार चुनाव आयोजित कराने पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार चुनाव होने से लंबी अवधि तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इससे नीतिगत पंगुता, पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचा जा सकता है। सुरक्षा बलों को बार चुनावों में तैनात करने के अन्य सुरक्षा उद्देश्यों में उनकी भूमिका प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव होने से समस्या का समाधान हो सकेगा। एक साथ चुनाव के विपक्ष में तर्क, परिचालनात्मक व्यवहारात्मक संबंधी चुनौतियां विद्यमान है। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव चक्र में पहली बार किसी समकालीन बनाया जाएगा। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती और विस्तार में संवैधानिक चुनौतियां मौजूद है। इस कटौती या विस्तार के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों के संशोधन की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 83, 84, 172 और 174 एंड 356 के आदि में संशोधन करना होगा। राष्ट्रीय और राज्य संबंधी मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव में मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है। DIPAM और IDBI बैंक के रणनीतिक निवेशक के लिए परिसंपत्ति आकलनकर्ता नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव निवेदक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित किया गया। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM को प्रस्ताव आमंत्रण का उद्देश्य IDBI बैंक लिमिटेड की परिसंपत्ति का आकलन करना है। साथ ही इससे रणनीतिक विनिवेशक के अपेक्षित सहायता प्रदान करना है। विनिवेश से आशय सरकार द्वारा किए गए सरकारी उपक्रम की परिसंपत्तियों की बिक्री या परिसमापन से है। आमतौर पर इन परिसंपत्तियों में केंद्र और राज्य सरकार स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परियोजना या अन्य निश्चित परिसंपत्तियां शामिल होती है। केंद्रीय बजट 2023 और 24 के सरकार ने लागू वित्तीय वर्ष 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेशक का लक्ष्य रखा है। रणनीतिक विनिवेश के तात्पर्य किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम CPSE के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से है। साथ ही उसमें सरकार के 50% तक शेयरधारिता या सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशतता अंशधारिता की बिक्री से है। रणनीतिक विनिवेशक नीति 2021 कवरेज मौजूदा CPSE सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां विनिवेश किए जाने वाले क्षेत्रों का दोहरा वर्गीकरण। रणनीतिक क्षेत्र इसमें शामिल क्षेत्र केवल कुछ क्षेत्र ही CPSE का परिचालन ही जारी रखा जाएगा। शेष CPEC का निजीकरण कर दिया जाएगा या अन्य CPEC के साथ विलय कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इससे निम्नलिखित 4 क्षेत्र शामिल है: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष या रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। गैर रणनीतिक क्षेत्र इसमें शामिल सभी CPSE के निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। DIPAM के बारे में, DIPAM केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। इसका कार्य रणनीतिक विनिवेश
विनिवेश और निजीकरण, अल्प हिस्सेदारी की बिक्री है तथा पूंजीगत पुनर्संरचना से संबंधित कार्यों की देखरेख करना है। नेक्स्ट न्यूज़ में लेज़र इंटरफेरोमीटर्स ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 और आदित्य L1 के बाद विज्ञान में एक अगला कदम होगा। ILGO का लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया एक योजनाबद्ध उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। यह एक ऐसी वेधशाला है विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित है। इसे महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में स्थापित किया जाएगा। इसे 2030 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 2016 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। LIGO भारत का महत्व। यह वेधशाला ब्लैक होल, न्यूट्रॉन्स तरंगों का खगोलीय परिघटना की प्रवृत्ति सहित ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारियां प्रदान करेगी। यह अंतरिक्ष में कहीं भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत को चिह्नित करने की क्षमता में सुधार करेगी। LIGO की कार्यप्रणाली। इस वेधशाला में 4 किलोमीटर लंबे 2 निर्वात वैक्यूम कक्ष शामिल है तथा इसे एक साथ दूसरे के लंबवत बनाया जाएगा। दोनों निर्वात कक्षों में एक साथ प्रकाश किरणें निर्मुक्त की जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में दोनों कक्षों में प्रकाश किरणें एक साथ वापस लाती है तो यह दोनों किरणों के अवस्थिति कोण को अंतर फेज डिफरेंस की उपस्थिति का गुरुत्वाकर्षण तरंग की मौजूदगी को दर्शाती है। गुरुत्वीय तरंगें अंतरिक्ष की 2 विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। ये तरंगें स्पेस एंड टाइम के लहर पैदा करते हुए स्रोत के दूर सभी दिशाओं में गति करती है। ये अति प्रबल ऊर्जावान तरंगें हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में LIGO वेधशाला में पर्यवेक्षण किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति प्रदान की गई। स्टेम सेल थेरेपी रिजेनरेटिव पुनरुत्पादक क्षति चिकित्सा का एक रूप है। इसके तहत इन्फ्लेमेशंस को कम करने तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए शरीर के भीतर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है। रिजेनरेटिव चिकित्सा ऊतकों व अंगों को ठीक करने हेतु उम्र बढ़ने, बीमारी, आघात या अन्य दोषों को कारण घट चुकी है कार्यक्षमता को बहाल करने हेतु नए उपचार विकसित करने तथा उन्हें प्रयोग में लाने पर केंद्रित है। स्टेम सेल थेरेपी SCT या निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है। हार्वेस्टिंग, कंडीशनिंग। स्टेम हार्वेस्टिंग में इसके तहत दाता से स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त किया जाता है। कंडीशनिंग प्रत्यारोपण के लिए ग्राही के शरीर में तैयार किया जाता है तथा स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण तथा रिकवरी अर्थात सुधार की प्रक्रिया। नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के अनुसार स्टेम कोशिका के व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग नई दवाओं के रूप में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कोई भी डॉक्टर्स जो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करेगा उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। स्टेम कोशिका विशेष मानव कोशिकाएं होती है। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं जैसे मांसपेशी कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं और मस्तिष्क कोशिकाओं के रूप में विकसित होने में सक्षम होती है। स्टेम कोशिकाओं के प्रकार। स्टेम कोशिकाओं का फर्स्ट प्रकार भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है तो एक शिशु के रूप लेता है, तब ये स्टेम कोशिका उसके लिए कोशिकाओं का निर्माण करती है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं ये किसी जीव के विकसित होने पर नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करती है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं IPS कोशिकाएं। ये स्टेम कोशिकाएं वैज्ञानिक विधि के प्रयोगशाला में तैयार की जाती है। ASD ऑटिज्म के बारे में। यह एक तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल्स और विकास प्रक्रिया संबंधी विकार है। यह लोगों के एक दूसरों के साथ अंतरक्रिया करके संवाद करने, सीखने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। लगभग 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त होता है। अब हम गंगा नदी की सफाई के मिशन प्रगति पर चर्चा करते हैं। सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करना था। हालांकि बाद में सरकार के कार्यक्रम की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्यवार वित्तीय आवंटन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्यवार वित्तीय आवंटन
का प्रावधान नहीं किया गया था। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा तथा उसके राज्य व जिला समक्ष निकायों तथा मिशनों द्वारा किया जा रहा है। नमामि गंगे के मुख्य स्तंभों में निम्नलिखित शामिल है: सीवेज उपचार, रिवर फ्रंट विकास, नदी सतह की सफाई, वनीकरण करना, जैव विविधता को बचाना, लोक जागरूकता बढ़ाना, अपशिष्ट प्रबंधन और गंगा ग्राम अपशिष्ट प्रबंधन को रोकना और गंगा ग्राम। मिशन की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित 409 परियोजनाओं में से केवल 232 परियोजना ही चालू अवस्था में है। अधिकतर परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना के निर्माण में संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनौपचारिक घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट जल गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। 5 प्रमुख बेसिनों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन 11,765 मिलियन लीटर्स MLD सीवेज उत्पन्न होता है। बावजूद इसके केंद्र में 2026 तक केवल 7,000 MLD सीवेज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित किया। यह निर्णय प्रत्याशी द्वारा संपत्तियों के मूल्य या गलत खुलासा करने, कर चोरी करने आदि सहित उसके भ्रष्ट आचरण को दोषी पाए जाने के आधार पर किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उच्च न्यायालय के कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाता है तो सदस्य को अपना पद त्यागना होता है। फैसले से असहमत पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। विधायिका के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित 3 स्थितियों में किया जाता है: RPA एक्ट इस कानून की धारा 8(4) के तहत यदि विधायिका के किसी सदस्य को 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा दी जाती है तो उसे सजा की अवधि तक तथा उसके अतिरिक्त 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के 1 में अनुच्छेद क्रमशः संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। आर्टिकल 120 और 191A में इसके तहत अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना या वैध नागरिक न होना शामिल है। अन्य सुर्खियों की बात करते हैं हम। मिताक्षरा कानून हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुई संतान हिंदू विभाजित परिवार में माता पिता की संपत्ति के हकदार होगी। यह व्यवस्था मिताक्षरा कानून द्वारा शासित है। मिताक्षरा कानून यह उत्तराधिकारी से संबंधित हिंदू कानून है। यह हिंदू अविभाजित परिवार में संबंधित संपत्ति के उत्तराधिकारों को शासित करता है। इसके अनुसार पुत्र पोते और पोते के पुत्र का जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार होता है। यह कुछ सीमाओं के साथ पैतृक संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार को भी मान्यता देता है। दूसरी सेकंड न्यूज़ 9 डैश लाइन चीन ने अपने नए मानचित्र में 9 डैश लाइन के चीनी राज्य क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। इसलिए मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस में इस मानचित्र को खारिज कर दिया है। चीनी दक्षिण चीन सागर में 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। यह दावा चीन द्वारा 1940 के दशक से मानचित्र पर उकेरी गई यू आकार की काल्पनिक 9 डैश रेखाओं पर आधारित है। इसमें पैरासेल्स व स्ट्रेम्प्ली सहित विविध द्वीप शामिल है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय ने स्थायी मध्यस्थता अदालत ने फैसला सुनाया है कि इस क्षेत्र में चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। दोहरे उपयोग वाले मतों पर निर्यात नियंत्रण। हाल ही में सरकार ने दोहरे उपयोग वाले मदों का निर्यात नियंत्रण को बढ़ाने की घोषणा की है। इससे ऐसी वस्तुओं तक गैर अभिकृताओं के आतंकवादियों की पहुंच को रोका जा सकता है। दोहरे उपयोग वाले मतों में से वस्तु, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी शामिल है जिनका असैन्य एवं सैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे रासायनिक और जैविक उपकरण आदि। वर्तमान में भारत के नियंत्रण सूची में विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सूची कहा जा सकता है। इस सूची में वर्णित दोहरे उपयोग वाले मतों का निर्यात भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित
होता है। इस सूची में शामिल मतों का निर्यात या तो निषिद्ध है या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अलग अलग नामित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से निर्यात प्राधिकार के तहत इसकी अनुमति दी जाती है। कोयला लिंकेज या युक्तिकरण। कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज या युक्तिकरण नामक एक नीतिगत पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों में उपभोक्ताओं तक कोयले के परिवहन को दूरी को कम करना है। इससे परिवहन की लागत कम होगी और कोयले से विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। कोयला लिंकेज से युक्तिकरण के माध्यम से कोयला आधारित सार्वजनिक उपक्रम का एक अधिक संधारणीय ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे। अब तक लिंकेज की युक्तिकरण के 4 दौरा चरण पूरे हो चुके हैं। इसमें 73 ताप विद्युत संयंत्रों को कवर किया गया है। लिंकेज के युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप कुल 92.16 मिलियन टन कोयले का युक्तिकरण हुआ है। इससे सरकार को वार्षिक रूप से लगभग 6,240 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने के उद्देश्य को दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। VWS भोरमदेव वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगती है। वनस्पति साल, साजा, टेंसा, कारा, हल्दू प्रजातियां हैं। जीव जंतु तेंदुआ, लकड़बग्गा, लोमड़ी, भालू, चीतल, जंगली भैंस, नीलगाय आदि वन प्रकार के घने जंगलों एवं खुली घास भूमियों का मिश्रण है। सकरी नदियां इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। अब सुकापाइका नदी। ओडिशा सरकार ने सुकापाइका नदी को पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। यह नदी महानदी की एक सहायक नदी है। यह कटक जिले के आयातपुर गांव में महानदी से अलग होती है। यह महानदी में फिर से मिलने से लगभग 40 किलोमीटर तक बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिकावा पर्वत से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियां बिरूपा, चिंद्रपोतला, गोंगटी और लून हैं। बाएं तट से सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांड और इव। दाहिने तट से सहायक नदियां ओंग, तेल और जोग है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने से NCERT को अब निम्नलिखित की अनुमति होगी। वह अपनी स्वतः स्नातक एवं स्नातकोत्तर डायरेक्टर डिग्री प्रदान कर सकता है तथा उसे अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करके पाठ्यक्रम संरचना निर्धारित करने की परीक्षा आयोजित करने तथा प्रबंध सहित मामलों की स्वायत्तता प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय के अलावा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक एवं कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों के डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अंडर ग्रेजुएशन काउंसिल अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत करती है। पुलिकली भाग नृत्य। पुलिकली केरल का एक लोक नृत्य है। यह ओणम त्यौहार के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा के भांति पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं। वे तलिक, उड़ुक्कू और चेंदा जैसी पारंपरिक आघात वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का मुख्य विषय बाघ का शिकार, इसके प्रतिभागी बाघ और शिकार की भूमिका निभाते हैं। महेंद्रगिरी Y12654 प्रोजेक्ट 70A के 7वें अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जलावतरण किया गया। इसका महेंद्रगिरी नाम ओडिशा के पूर्वी घाट के स्थित पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 71A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास युद्धपोत का अनुवर्ती वर्ग है। इसमें प्रोजेक्ट 17A 72 स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों को भारतीय नौसेना का वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के स्वयं डिज़ाइन किया गया है। मालती मैम उर्फ मंगेरी औरंग, उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असम की पहला महिला शहीदों में से एक के रूप में जाना जाता है। वे असम के चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान के अग्रणी सदस्यों में से एक थी। वर्ष 1921 में उन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। मूल्य, दृढ़ संकल्प, साहस आदि। अब सुर्खियों में रहे स्थल। लीबिया, राजधानी त्रिपोली। राजनीतिक सीमाएं अवस्थित उत्तरी अफ्रीका से सीमाबद्ध देश मिस्र, सूडान, नाइजर, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। भौगोलिक विशेषताएं, प्रमुख भौतिक विशेषताएं।
नफसा पठार, अल-सिफ्राह, गैफारा मैदान, अखदर पर्वत, ग्रीन माउंटेन या सहारा पठार। लीबिया की कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहाँ उच्च क्षेत्रों में जमजम जैसी कई सूखी वादी मौसमी जलधाराएं हैं जो वर्षा के दौरान आई आकस्मिक बाढ़ के कारण भर जाती है। उच्चतम बिंदु विक्कू बिटी है। आप देख सकते हो सुर्खियों में रहे स्थल लीबिया उत्तर अफ्रीका का कंट्री है। नाइजर, माली, चाड, इजिप्ट और अल्जीरिया से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। थैंक यू सो मच।